जय हिंद दोस्तों, मैं नलन कुमार इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में DDA JEE का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है जिसमें 40 मार्क का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा उस उसका जो स्टैंड ऑफ मटेरियल है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं करूंगा। पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक स्ट्रेस इन कंपोजिट बार, इलास्टिक कांस्टेंट एंड रेसिलेंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के बारे में कंप्लीट रूप से चर्चा किया था, जिसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर गया था। नंबर ऑफ जो इलास्टिक कांस्टेंट होती है और होमोजेनियस मटेरियल के लिए वो 2 होती है। होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए 2 होती है। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल जैसे वुड के लिए 9 होती है। साथ ही साथ एनिसोट्रोपिक अगर कोई मटेरियल है उसमें 21 होता है उसके लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में। यह टॉपिक दिया गया है इसमें। उसके बाद हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के बाद देखेंगे स्ट्रेस इन बीम, इसमें डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्ट्रेट एंड कॉलम, जिसमें यूलर एंड रैंकिन फार्मूला देखेंगे और लास्ट में हम लोग टॉर्सन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स होता क्या है? तो कोई भी फोर्स जो टेंजेंशियली लगता है कोई भी बॉडी पर, वो हमारा शेयर फोर्स होता है। तो शेयर फोर्स यहाँ देखेंगे। शेयर फोर्स क्या है? तो शेयर फोर्स इज एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ, यहाँ हमें ध्यान देना है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन आइदर साइड, राइट या लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड द शेयर फोर्स। तो जो भी हमारा जो वर्टिकल जो कोई भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन है उस पर जो हमारा जो भी जितने भी फोर्स दिए रहते हैं वो सब का जो सम होता है वो हमारा शेयर फोर्स होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? द बेंडिंग मूवमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम में बी डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ, इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ द फोर्सेज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड द बेंडिंग मूवमेंट। तो कोई भी बीम है जैसे सेक्शन ले लेते हैं उसमें जितने भी मूवमेंट होगा वो सब मूवमेंट के जो सम होते हैं वो हमारा बेंडिंग मूवमेंट बताएगा। अब इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है और देखते हैं। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं बीम, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में ये सब का हमें ज़रूरत पड़ती है। तो टाइप्स ऑफ बीम में सबसे पहले देखते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम ये हमारा हो गया, 1 एंड है जो फ्री रहता है, 1 एंड फिक्स रहता है, वो हमारा कैंटिलीवर बीम होता है। सेंट्रली सपोर्टेड बीम में 2 को सपोर्ट दोनों तरफ से सपोर्टेड होता है, सेंट्रली सपोर्टेड बीम होता है। फिक्स बीम में दोनों तरफ से फिक्स रिजिडली रहता है, हमारा फिक्स बीम हो गया। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि 2 को सपोर्ट रहता है, साथ ही साथ इसका एक एंड या दोनों तरफ ये एंड वो सपोर्ट से बाहर आता है, वो हमारा ओवर हैंगिंग बीम होता है। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है? मल्टीपल सपोर्ट रहता है, एक से अधिक 2 से अधिक सपोर्ट जब रहे बीम में तो हमारा कंटिन्यूस बीम होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग में क्या होता है? तो सबसे पहले लोडिंग में देखते हैं पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड को हम लोग कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं, जो जिसमें सिंगल लोड जो लगता है हमारा पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड होता है। नेक्स्ट हमारा यूडीएल होता है। यूडीएल दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या होता है? मान लीजिए हमारे फिगर में से दिया गया है तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें यूनिफॉर्मली करने का मतलब कि लोड का इंटेंसिटी थ्रू आउट जो बीम होती है ना सेम होती है। जैसे ये हमारा दिखाया गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रू आउट लोड का इंटेंसिटी सेम है। तो इस तरह के बीम को हम लोग यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट देखते हैं यूवीएल। यूवीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होता है। इसमें क्या होता है कि लोड का जो इंटेंसिटी होती है जो वैरी करते रहती है
लेंथ टू लेंथ पूरा थ्रू आउट सेम लोड का इंटेंसिटी नहीं रहता। अगर यहाँ ये डब्लू है तो ये घटते 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 यहाँ 0 हो जाएगी। तो इस तरह के लोड को यूवीएल लोड कहते हैं। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले शेयर फोर्स डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैंटिलीवर बीम के डायग्राम को देखेंगे, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों एक साथ। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि कैंटिलीवर बीम है, इसमें हम लोग को बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, एम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन होता है। जब अब इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं तो एक रेक्टेंगल होता है, हाफ रेक्टेंगल होता है, फुल लेंथ में नहीं होता है। लेंथ यहाँ तक है, लेकिन ये यहाँ तक इसका हाफ लेंथ में बेंडिंग मोमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है कि मान लिया कि किसी कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट एम लग रहा है, तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, तो वो एक रेक्टेंगल बनाएगा, ये पूछता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लिया कि कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड इंड पर लग रहा है, तो उस कंडीशन में उसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, तो शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल होगा, जबकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लिया कि बीम हमारा कैंटिलीवर ही है और इसमें हमारा यूडीएल लोड लग रहा है, यहाँ यूडीएल लोड है। यूडीएल लोड के केस में हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है जो ट्रायंगल होता है, और जो बीएमडी डायग्राम होता है जो पैराबोलिक बनाता है। इसका जो कर्व है पैराबोलिक कर्व होता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड उतना नहीं पूछ सकता है, क्योंकि 40 मार्क का एग्ज़ाम है, प्लस इलेक्ट्रिकल वालों से ज़्यादा तो पूछ नहीं सकता है। ये शेप का उसमें क्वेश्चन इससे आ सकता है कि अगर मान लें कि यूडीएल लोड यहाँ दिया गया है तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, बीएमडी डायग्राम क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मान लिया कि यूवीएल लोड लग रहा है, इनफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम ये होगा पैराबोलिक इन नेचर होगा, जबकि बीएमडी डायग्राम होगा जो क्यूबिक इन नेचर होगा। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम से होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा अगर मान लिया कि बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इसके मिडिल में, तो उस कंडीशन में इसका जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम होगा एक रेक्टेंगल होगा, जबकि हमारा जो बीएमडी डायग्राम होगा, बीएमडी डायग्राम हमारा ट्रायंगल इन नेचर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, इसमें कोई पॉइंट लोड इसके मिडिल में लग रहा हो, तो इसका एसएफडी क्या होगा, एसएफडी रेक्टेंगल होगा, हाफ हाफ रेक्टेंगल ऊपर नीचे होगा, जबकि इसका बीएमडी डायग्राम एक ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लें कि ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में जो लोड है जो मिडिल पर नहीं लग रहा है, ए डिस्टेंस लेफ्ट से राइट से बी डिस्टेंस पर लग रहा हो, तो उस कंडीशन में तो जो शेयर फोर्स होगा उसी तरह वेरी करेगा। लेकिन यहाँ जो मैग्नीट्यूड होता है शेयर फोर्स का, जो WL इंटू जो लेंथ होता है, जो राइट वाला लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, तो उससे यहाँ देख सकते हैं, जबकि इसका BMD डायग्राम यहाँ WAB/L होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में ही अगर मान लिया कि यूडीएल लोड लग रहा हो, तो यूडीएल लोड के केस में हमारा यहाँ देख सकते हैं कि जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है जो ट्रायंगल होता है, ऊपर से नीचे तक पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक ये जाता है। आप बीएमडी डायग्राम की बात करते हैं तो ये पैराबोलिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर मान लें कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इसमें जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम होता है जो पैराबोलिक इन नेचर होता है, जबकि ये हमारा क्यूबिक होता है, क्यूबिक इन नेचर होता है। बीएमडी डायग्राम हमारा क्यूबिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा इतना ही SFD BMD से इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर ग्राफ का नेचर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं स्ट्रेस इन बीम। स्ट्रेस इन बीम, बीम में दो तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ डेवलप होता है बीम में। तो देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है और डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है। तो मान लिया हमारा कोई बीम है, यहाँ बीम ले लेते हैं, अगर ये इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोड लगाते हैं तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस ओनली डेवलप होगा।
ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, बेंडिंग का इसमें कोई चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर कोई हमारा बीम है, ये हमारा इसका एक्सिस है, तो एक्सिस से हट कर अगर हम ई डिस्टेंस पर अगर लोड लगाते हैं तो इसमें ये तो पहले तो ये दबाएगा, कंप्रेसिव तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें बेंड का भी, राइट में बेंड का भी चांसेस बनेगा। तो इस तरह जब हमारा कोई सेंट्रिक लोड लगता हो तो उस कंडीशन में इसमें दोनों तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों टाइप के स्ट्रेस डेवलप होते हैं। चलिए उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ लोग देख सकते हैं व्हेन एन इसेंट्रिक लोड कहने का मतलब हुआ कि एक्सिस से हटकर, यहाँ जो एक्सिस है, इस एक्सिस से अगर कुछ डिस्टेंस पर अगर हम लोड लगाते हैं तो उस लोड को हम लोग इसेंट्रिक लोड कहते हैं। तो व्हेन एन इसेंट्रिक लोड एक्ट्स अपॉन ए बॉडी देन डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड। तो जब इसेंट्रिक लोड लगती है तो हमें दोनों तरह के स्ट्रेस जनरेट होता है, इसमें इंड्यूस्ड होता है। तो हम लोग नीचे मान लेके अगर कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कंसीडर ए कॉलम सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव लोड पी एक्टिंग एन इसेंट्रिसिटी ई। यहाँ हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कोई कॉलम लिया गया है, इस कॉलम में इसेंट्रिक लोड पी यहाँ मान लेके यहाँ लग रहा हो ई डिस्टेंस से फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो इस कंडीशन में द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर द इंटायर कोर सेक्शन ऑफ द कॉलम इज गिवन बाय। तो जो हमारा स्ट्रेस जनरली फार्मूला होता है, जो हमारा जो फोर्स लगता है, जो लोड लगता है पर यूनिट एरिया, तो यही हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस का जो फार्मूला हो जाएगा P/A हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अब डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ ही साथ बेंडिंग स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि इसमें सेंट्रिक लोड लग रहा है, एक्सिस से हट कर लोड लग रहा है यहाँ पर। तो एक्सिस से लोड हटने के कारण इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस एट द एज AB, इस AB सेक्शन पे, इस सेक्शन पर हमारा क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो लोड लग रहा है, लोड हमारा राइट वाले सेक्शन मतलब AB सेक्शन पे ही लग रहा है। तो इस सेक्शन में, AB सेक्शन में हमारा बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो PE/CI होगा। ये कंप्रेसिव इन नेचर होगा, क्योंकि जिधर लोड लगेगा उधर हमारा कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होगा तो इधर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो बेंडिंग स्ट्रेस आ गया PE/I हो जाएगा। ये हमारे बेंडिंग इक्वेशन से आता है। कैसे आता है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ बेंडिंग इक्वेशन है, यहाँ से हमें निकलता है, यहाँ जो MY सिग्मा B/Y E/R, तो यहाँ पर हम MY और सिग्मा B को कंपेरिजन करने से सिग्मा B यहाँ निकल आता है। M को वैल्यू रख देते हैं, जो यहाँ सिग्मा B अगर यहाँ लिखेंगे सिग्मा B बराबर, तो सिग्मा B बराबर यहाँ लिख सकते हैं MY/I, और M को हम लोग यहाँ लिखेंगे P/E/Y/I। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिग्मा B बराबर PE/Y/I आ जाएगा। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस हमारा AB सेक्शन पर निकल गया। अब हम लोग CD सेक्शन पर देखेंगे। तो CD सेक्शन पर इधर अगर कंप्रेसिव हो रहा है तो इधर ये जो बीम है जो इधर उठना चाहेगा, एक तरह से खिंचाना चाहेगा, तो खिंचाना चाहेगा इस सेक्शन में, इधर टेंसाइल जनरेट होगा ये CD सेक्शन में। तो CD सेक्शन में हम लोग देखते हैं अब तो बेंडिंग स्ट्रेस एट द CD सेक्शन। तो CD सेक्शन में हमारा वही हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब PE/Y टेंसाइल होगा बटे I, ये टेंसाइल इन नेचर होगा। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, जहाँ जो हमारा YC है, तो YC मैंने कंप्रेसिव वाला, एंड YT मैंने टेंसाइल वाला, जहाँ Y की वैल्यू द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम फाइबर ऑन द कंप्रेसिव एंड द टेंसाइल साइड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो I है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज I/Y 1/12 dBq ले लेते हैं। तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग मोमेंट इनर्शिया लेते हैं, और जो Y का जो वैल्यू लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रीम फाइबर, जिसमें टेंसाइल एंड कंप्रेसिव जो सेक्शन लिए वहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं। से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो Y की वैल्यू है, YC की जो वैल्यू है, यहाँ से हम लोग लेंगे, और YT के वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। और ये हमारा
डेप्थ हो गया और ये हमारा विड्थ हो गया वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें जो आगे है, नाउ द मैक्सिमम स्ट्रेस या रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जिसको मैक्सिमम स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जो क्या होता है, तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस के सम होता है, योग होता है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस हम लोग लिख सकते हैं P/A लिख सकते हैं, और जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आया P/Y बट I हो गया। तो इस तरह हम इसको जब कैलकुलेशन किए तो कैलकुलेशन में हमारा P/A, तो P/A हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो हम y के जो वैल्यू लेंगे B/2 लेंगे, क्योंकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। तो हमारा इस तरह हमारा वहाँ सेक्शन था, E विड्थ हो गया, ये हमारा D डेप्थ हो गया। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से हमें y डिस्टेंस लेना है, ये y डिस्टेंस लेना है। तो B/2 हमारा हो गया y की वैल्यू, और उसके बाद हमने एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से। उसका जो y का जो वैल्यू है, i का वैल्यू है, मोमेंट इनर्शिया की जो वैल्यू है, तो 1/12 और dBq। क्योंकि हमें न्यूट्रल एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट इनर्शिया लेना है, तो जिस साइड को वो कट करता है उसी का q होता है। तो कट b को कर रहा है, इसलिए b का यहाँ q होगा, पैरेलल है d का, तो इसलिए d पर q नहीं होगा। तो इस तरह हमें जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर एरिया को हम लोग लिख सकते हैं, एरिया को B/D लिख सकते हैं। एरिया को जब हम लोग B/D लिखें, उसके बाद हमारा ये जो 2 कटा, तो यहाँ हमारा 6 आया, और साथ ही साथ ये हमारा जो B है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि A को तो B/D लिख दिए, इस A को इस P को हम लोग P/A निकाल लिया। बाकी हमारा जो बचा, फिर यहाँ हम लोग P/A कॉमन लिए, उस पर हमें यहाँ बच गया, फॉर्मूला मिल गया रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस का P/A 1 + 6E/B। तो हमारे फाइनली फार्मूला मिल गया। इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें, अब हम लोग मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस देखे थे या मैक्सिमम स्ट्रेस देखे थे। इसमें हम लोग देखेंगे मिनिमम स्ट्रेस, दैट इज रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस। तो वही होगा, बस उसमें हमारे चूँकि मिनिमम निकालना है, तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे σc माइनस σb, डायरेक्ट में से बेंडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा σc P/E हो गया और σb की वैल्यू ये हो गया। फिर इसको कैलकुलेशन वहाँ करेंगे तो बस P/A 1 माइनस यहाँ 6E/B हो जाएगा। अब हम लोग इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल हमारा है कि ए रेक्टेंगुलर स्ट्रट 150 mm का है, उसके बाद 120 mm थिक है। उसके बाद इट कैरी ए लोड ऑफ 180 kN लोड को कैरी करता है। इंटेंसिटी हमारा 10 mm दिया हुआ है। उसके बाद हमारा ये प्लेन है, बाइसेक्टिंग थिकनेस बाइसेक्ट कर रहा है। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस हमें पता करना है। तो हम लोग देख सकते हैं वही जो अभी ड्राइव फार्मूला किया, उसी पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है या मैक्सिमम रिजल्टेंट कंप्रेसिव स्ट्रेस का फार्मूला P/A 1 + 6E/B होता है। इसी पर हमारा P लोड दिया हुआ है, एरिया हो गया 150 × 120, साथ ही साथ हमारा 1 + 6 और E का वैल्यू 10 mm दिया हुआ है। और उसके बाद हमारा जो B है विथ हमारे 150 mm दिया है। इस तरह कैलकुलेशन किए तो 14 Nm/mm² आया। इसको हम लोग 14 MPa लिख सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस, वही P/A 1 - 6E/B। लोड हमें उससे मालूम ही है, 1 माइनस यहाँ माइनस जब लग जाएगा, ये हमारा 6 Nm/mm², दैट मीन्स 6 MPa आ जाएगा। चलिए, हमारा ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर इतना हुआ। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखेंगे व्हेन द डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट, जब डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। जब हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस के जो वैल्यू है, जो बेंडिंग स्ट्रेस से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस सेली प्रेजेंट होता है ओवर द क्रॉस सेक्शन। अगर मान लिया कि हमारा सिग्मा जो नॉट की वैल्यू है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू है, जो बेंडिंग स्ट्रेस से अगर इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, तो इस कंडीशन में हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा इंटायर सेक्शन में।
लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब डायरेक्ट स्ट्रेस की जो वैल्यू है जो लेस देन हो इससे बेंडिंग स्ट्रेस से, तो इस कंडीशन में जो टेंसाइल स्ट्रेस विल बी अकर होगा लेफ्ट हैंड पोर्शन में एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा राइट हैंड पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे यहाँ हम लोग फिगर में देख सकते हैं, फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ मान लिया कि यहाँ हमारा लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, इस इंटेंसिटी ई है, तो इस कंडीशन में इसमें जो कंप्रेसिव जो लोड लगेगा राइट सेक्शन में लगेगा और इसके जो अगेंस्ट जो लेफ्ट सेक्शन है इसमें टेंसाइल लगेगा। तो इस कंडीशन में अगर मान लिया कि हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू है जो लेस है, तो लेस होने के कंडीशन में हमारा लेफ्ट वाले पोर्शन में टेंसाइल होगा, राइट वाले पोर्शन में कंप्रेसिव होगा। तो ये सिग्मा मैक्स हो गया, ये सिग्मा मीन हो गया, सिग्मा मीन में सिग्मा टेंसाइल हो गया, उसके बाद सिग्मा मैक्स में कंप्रेसिव। चलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट एंड कॉलम। तो स्ट्रेट एंड कॉलम जिसमें हम लोग यूलर एंड रैंकिन फार्मूला भी देखना है। तो स्ट्रेट होता क्या है, तो स्ट्रेट क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेट। कोई भी हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हैं वो हमारा स्ट्रेट कहलाता है, हमारा स्ट्रेट कहलाता है। स्ट्रेट जो हो सकता है, स्ट्रेट में भी हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है एंड वर्टिकल भी हो सकता है। तो वही हम लोग स्ट्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रेट है जो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में इसमें कंप्रेसिव फोर्स ऊपर से लग रहा है, तो इस तरह के जो हॉरिजॉन्टल का स्ट्रेट होते हैं उसे हम लोग बीम कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वर्टिकल स्ट्रेट है, इस पर हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इस तरह के स्ट्रेट को कॉलम कहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट हो गया। एनी स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड द स्ट्रेट। अगर वो वर्टिकल है तो वो कॉलम होगा, हॉरिजॉन्टल है तो बीम होगा, अगर इंक्लाइंड रहेगा तो हमारा फ्रेम वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलम। वही हमारा कॉलम हो गया। तो कॉलम किसको कहेंगे, तो वर्टिकल स्ट्रेट यूज इन बिल्डिंग या फ्रेम इज कॉल्ड कॉलम। वही ये हमारा कॉलम हो गया। जो वर्टिकल इन स्ट्रक्चर रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो हमारा कॉलम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूलर एंड रैंकिन थ्योरी फार्मूला। तो यूलर एंड रैंकिन थ्योरी या फार्मूला का अब यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो बहुत सारा टर्म यूज हो जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग इस सब टर्म जब समझ लेंगे तब तो हम लोग देखेंगे यूलर एंड रैंकिन फार्मूला के बारे में। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इससे पहले हमारा क्रशिंग है, बकलिंग या क्रीपिंग या क्रिटिकल लोड है। उसके बाद इसमें जो छोटे छोटे टर्म है, मोमेंट इनर्शिया हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, इफेक्टिव लेंथ हो गया। इफेक्टिव लेंथ से रिलेटेड डीटीजे में एक क्वेश्चन आया था। स्टिफनेस रेशियो हो गया। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेंगे तब हम लोग यूलर फार्मूला रैंकिन फार्मूला देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो क्रशिंग लोड होता है वो होता क्या है। तो क्रशिंग लोड क्या होता है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्रशिंग जो लोड होता है, इफ द फोर्स या लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टू द कॉलम, इट विल बी रीच ए स्टेज व्हेन इट विल बी सब्जेक्टेड टू द अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी कॉलम पर स्ट्रेस को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो ये कॉलम विल बी रीच ए स्टेज, एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है जहां से अगर इट विल बी सब्जेक्टेड टू अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। कहने का मतलब लोड बढ़ाते बढ़ाते एक क्रशिंग स्ट्रेस तक पहुंच जाता है। क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग माइल्ड की ग्राफ देखे थे, तो वहाँ से ये हमारा था, उसके बाद ये हमारा ए था। तो ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट था, इलास्टिक लिमिट था, अपर एल्ड पॉइंट, लोअर एल्ड पॉइंट, फिर हमारा ये अल्टीमेट था, यहाँ ब्रेकिंग था। कहने का मतलब अल्टीमेट के बाद कोई चीज़ अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस और बढ़ाया जाए तो वो टूटने के कैपेसिटी में चला जाता है। तो यही हमारा हो गया अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस। तो हम लोग लोड धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो वो अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस तक रीच कर जाता है। तो अगर बियॉन्ड दिस स्टेज, जैसे ही हम अल्टीमेट से ऊपर जाएंगे तो ब्रेकिंग में चला जाएगा, तो द कॉलम विल बी फेल बाय द क्रशिंग। तो द लोड corresponding टू द क्रशिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड द क्रशिंग लोड। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा लोड जहाँ पर हमारा कॉलम क्रश कर जाता है, मतलब फेल हो जाता है,
तो उस तरह के लोड को हम लोग क्रशिंग लोड कहते हैं। क्रशिंग मतलब होता है कोई भी कॉलम अगर शॉर्ट कॉलम है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये टूट फूट के बिगाड़ जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो इसी जो क्रशिंग कहते हैं। तो एक ऐसा लोड, तो बियॉन्ड दिस स्टेज करने के मतलब अल्टीमेट क्रशिंग के बाद जो बियॉन्ड दिस स्टेज ऑफ कॉलम विल बी फेल कर जाता है बाई द क्रशिंग कर जाता है। लोड ऑफ करस्पॉन्डिंग द क्रशिंग स्टेज इज कॉल्ड द क्रशिंग लोड। तो समझ में आ गया होगा कि क्रशिंग लोड क्या है। एक ऐसा लोड जितना पर हमारा कॉलम क्रश कर जाए। तो हम लोग इंजीनियर का ये कंसेप्ट रहता है कि हम लोग कैलकुलेशन करके ये पता कर ले कि हमारा जो कॉलम है जो कितना लोड में क्रश कर जाएगा। तो उस तरह मतलब जब क्रशिंग लोड पता हो जाता है तो हम उसको बीम को या कॉलम को डिजाइन ही ऐसा करते हैं फैक्टर सेफ्टी लेके कि वो उतना तक पहुँचे ही नहीं ताकि हमारा कॉलम फेल हो ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्रशिंग जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस पर फॉर्मूला होता है लोड बाई एरिया होता है। यहाँ क्रशिंग लोड बाई एरिया हो जाएगा पीसी बाई ए। उस प्रकार हम देख सकते हैं क्रशिंग जो लोड हो जाएगा सिग्मा सी इंटू ए हो जाएगा। ये हमारा क्रशिंग लोड का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रशिंग के बाद अब छोटा सा कॉलम है जो क्रश हो गया ज़्यादा कंप्रेसिव लोड लगने से, लेकिन जब लॉन्ग कॉलम हो तो उसमें क्रशिंग करना मुश्किल होता है। तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो लॉन्ग कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम तो क्रश हो जाता है, चूर हो जाएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लंबा कॉलम हो उसमें जब हम लोग कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो क्रशिंग तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें बेंडिंग होना जायज़ है। बेंडिंग और बकलिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं या जिसे हमें क्रिपिंग कहते हैं, वो झुक जाएगा, अपने आप को बेंड कर लेगा। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं sometime a compression member does not fail entirely by a crushing। जो कभी कभी लोग देखते हैं कि जो कंप्रेशन मेंबर मतलब कॉलम होता है जो हमारा कंप्रेशन के कारण फेल नहीं करता है, बट ऑल्सो बाई बेंडिंग बाई द या बकलिंग, ये बेंड कर जाता है या बकलिंग हो जाता है। तो इट हैपन्स इन ए केस ऑफ द लॉन्ग कॉलम। बात सही है, जो हमारा बेंडिंग होता है या जो बकलिंग होता है ये किस केस में होता है, लॉन्ग कॉलम के केस में हमारा होता है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे लॉन्ग कॉलम के केस में होता है। तो इसी में जब हमारा तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो बकलिंग या क्रिपलिंग की जो घटना जो होती है ना वो हमारा लॉन्ग कॉलम में होती है। तो हम लोग देखते हैं कि इफ़ द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बाय द कॉलम टू द कॉलम विल बी रीच ए स्टेज व्हेन इट विल बी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब लोड को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा स्टेज में चला जाता है, इट विल बी स्टार्ट बकलिंग। जब हम लोड को बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा स्टेज में पहुंच जाएगा जहां से ये बक करना स्टार्ट करेगा। तो द लोड एज विच द कॉलम विल बी जस्ट बकल्स। जब झुकना स्टार्ट करता हो तो वो जो हमारा लोड होता है वो बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड या जिसको क्रिटिकल लोड भी कहते हैं। तो एक ऐसा लोड जहाँ पर जितना लोड पर कोई कॉलम हो रहा है बक करना स्टार्ट कर दे, बेंड करना स्टार्ट कर दे, तो उस तरह के लोड को हम लोग कहते हैं बकलिंग लोड कहते हैं। तो हम लोग देख लिए क्रशिंग लोड, ऐसा लोड जहाँ जितना पर हमारा कॉलम क्रश कर जाए, ये जनरली शॉर्ट कॉलम में होता है। हम लोग बकलिंग लोड देखें जिसमें जनरली लॉन्ग कॉलम में होता है। तो ऐसा इतना लोड जितना पर हमारा कॉलम क्या करे, बेंड कर जाए, तो उस तरह के लोड को उतना उस लोड को हम लोग बकलिंग लोड कहते हैं। बकलिंग लोड निकालने की जब फॉर्मूला होती है यूलर से हमें प्राप्त होती है। यूलर आगे हम लोग पढ़ेंगे पाई एक्स वायर आई ई बटे एल ई एक्स वायर होता है, जहाँ आई होता है जो मोमेंट की इनर्शिया होती है, ई होता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जबकि हमारा जो एल ई होता है जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम होता है। हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम देखेंगे, ये DDA में पिछला बार पूछा था इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम से। इसमें एक कॉलम के एक इंड को फिक्स करके एक को फ्री रखेंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कुछ जो टर्म है जो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग यूलर एंड रैंकिन फार्मूला को समझ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में सब लोग ने पढ़ा था। तो ये मोमेंट इनर्शिया मतलब एरिया के देखेंगे। तो एरिया क्या होता है, ए के एक्स वायर होता है, वेयर द ए इज द एरिया होता है और के इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तो मान लीजिए कोई ये बॉडी हमारा है जिसका एरिया ए है और हमारा ए के डिस्टेंस पर हमारा मोमेंट इनर्शिया को निकालना है।
तो हमारा जो के होता है जिसे हम लोग रेडियस ऑफ जनरेशन कहते हैं, हमारा एक डिस्टेंस होता है। इस तरह मोमेंट इनर्शिया हमारा होता है जो ए के एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, तो ये हमारा जो मोमेंट इनर्शिया में जो हम लोग देखें कि वही हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि आई बराबर ए के एक्स वाई होता है। तो ए के एक्स वाई होता है तो यहाँ हमारा के एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ के बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई बटे ए हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह रेडियस ऑफ जाइरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें DDA में 2018 में पूछ चुका है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिसेस ऑफ द हिंज इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। या हम कह सकते हैं कि दो जो हिंज पॉइंट होता है उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। या और भी तरीक़ा से कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। जो कर्व होता है, जो हमारा बीम को लोड लगने के बाद जो कर्व बनता है, तो वो कर्व कितना पोर्शन में बना है उस लेंथ को, उस लीनियर लेंथ को हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ कहते हैं। हम 4 केस है, उसमें 4 केस में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या क्या होता है। जिसमें पहला जो हमारा केस है बोथ इन फिक्स का केस है। तो बोथ इन जो हमारा फिक्स रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है। जब बोट इंड को जब हम लोग फिक्स करते हैं तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ भी इस पोर्शन में भी फिक्स रहता है और यहाँ भी फिक्स रहता है। और ऊपर से हम लोग जब लोड को एक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो झुकने का जो ये दो ऊपर से लोड लगा रहे हैं तो इस तरह हमारा कर्व इतना पोर्शन में कर्व बनाता है। तो पूरा लेंथ तो हमारा एल है, लेकिन जो इस पोर्शन में हमारा इतना पोर्शन में ही कर्व बना रहा है, तो यही जो हमारा कर्व लेंथ होता है यही हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है। जो लीनियर लेंथ हुआ ये इफेक्टिव लेंथ होता है। यही जो हमारा एल की जो वैल्यू होता है L/2 होता है। तो कहने का मतलब है कि बोथ इनको जब हम लोग फिक्स करेंगे तो इस केस में हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होती है जो L/2 होती है। ये हमारा एक हो गया। दूसरा कंडीशन है जब बोथ इंड को हम लोग हिंज करेंगे, फिक्स नहीं करें, अभी हम हिंज कर रहे हैं सिर्फ, तो हिंज के केस में हमारा जो कर्व बनता है, जो यहाँ पर चूँकि फिक्स नहीं है, यहाँ भी फिक्स नहीं है, तो जब इस ऊपर से हम लोग लोड P को ऐड करेंगे तो ये पूरा पोर्शन में एक कर्व बनाएगा। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो एल लेंथ का जो कॉलम था ये पूरा जो इसका इफेक्टिव लेंथ जो आएगा एक तरह से पूरा में आएगा, लेंथ के बराबर आएगा। तो एल ही बराबर होता है जो उसके ओरिजिनल लेंथ के बराबर आएगा। तो दो हमारा केस हो गया। अगर बोथ इंच को फिक्स करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ L/2 होगा। बोथ इंच को अगर हिंज करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ हमारा उसके लेंथ के कॉलम के लेंथ के बराबर आएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा केस हमारा है। तीसरा केस में हम लोग देखेंगे वन इंड को फिक्स करके और दूसरा को हिंज करना है। तो अगर हमारा वन इंड हमारा फिक्स है, दूसरा इंड हमारा हिंज है, यहाँ फिक्स है यहाँ हिंज है, ऊपर से हम जब लोड को P को हम एक्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो कर्व बनने का जो चांस रहती है सिर्फ जो इंड को हिंज करते हैं ऊपर वाले पोर्शन में ही कर्व बनता है। तो इस पोर्शन में हमारा जो कर्व बना है तो इसी पोर्शन में हमारा जो लीनियर लेंथ होगा वही हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा। तो इस तरह हमारा जो इफेक्टिव लेंथ इसमें होता है L/2 होता है, जो लगभग 0.707 L के बराबर होता है इफेक्टिव लेंथ। नेक्स्ट हमारा केस है। नेक्स्ट केस में हमारा वन इंड को फिक्स और दूसरे इंड को अगर हिंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं ये हमारा पोर्शन हो गया। इस पोर्शन में हमारा वन इंड को पूरा फिक्स किया गया है, ये इंड को फ्री है। तो इस जब फ्री एजर आएगा, इस इंड फ्री है, ऊपर से हम जो लोड लगाएंगे P लोड को लगाएंगे तो ये क्या होगा कि पूरा एक तरह से इतना कर्व बनाएगा, एक पूरा इसका जो टोटल कर्व ये बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब लोड लगाएंगे तो पूरा एक क्या होगा, एक तरह से रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट कर जाएगा तो इसका जो इक्विवेलेंट लेंथ होगा एल लेंथ तो ऊपर था ही, साथ ही साथ एल लेंथ ये नीचे भी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो इसका जो इक्विवेलेंट लेंथ होता है जो 2L के बराबर हो जाता है, जो कॉलम के ओरिजिनल लेंथ है उसके दुगना हो जाता है इसका इक्विवेलेंट लेंथ। ये हमें यही केस पूछा था कि जब हमारा एक इंड को फिक्स करेंगे दूसरा को फ्री करेंगे तो इसमें जो लोड क्या होगा। तो लोड के हमारे आगे फार्मूला जो दिया गया है, जब इक्विवेलेंट लेंथ हमको पता हो जाएगा 2L, तो उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला लगा के लोड निकाल सकते हैं। पाई एक्स वाई बटे आई, मतलब लोड बराबर होता है P बराबर पाई एक्स वाई
आई ई और एल ई के एक्सवायर होता है, एल ई के एक्सवायर होता है। तो एल ई की वैल्यू क्या कर देंगे 12 पुट कर देंगे, नीचे 4 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये पीछे पूछा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इक्विवेलेंट लेंथ तो हो ही गया कर्व हो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉलम में स्लैंडरनेस रेशियो। तो स्लैंडरनेस रेशियो क्या होता है? स्लैंडरनेस रेशियो होता है जो इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। तो इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन के रेशियो को हम लोग कहते हैं स्लैंडरनेस रेशियो। इससे हमें कॉलम का डिसीजन लेते हैं कि कॉलम कैसा है, लॉन्ग कॉलम है या शॉर्ट कॉलम है। तो इफेक्टिव लेंथ को एल ई लिखते हैं और रेडियस ऑफ जाइरेशन जो मिनिमम लेते हैं जो के मीन, ये दोनों को रेशियो करेंगे तो हमको स्लैंडरनेस रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ स्लैंडरनेस रेशियो होता है शॉर्ट कॉलम के लिए लेस देन 80 होता है, और 80 से जो अगर स्लैंडरनेस रेशियो ऊपर आता है इसका मतलब वो कॉलम क्या है, वो कॉलम लॉन्ग है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो टू द पॉइंट आते हैं यूलर फार्मूला एंड रैंकाइन फार्मूला, ये हमें यही टॉपिक पढ़ना है, यूलर एंड रैंकाइन फार्मूला। तो यूलर फार्मूला के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यूलर फार्मूला क्या होता है, यूलर साहब ने दिया था। तो ये पाई एक्सवायर आई मीन ई बटे एल ई के एक्सवायर होता है। तो ये हमारा यूलर फार्मूला जिसमें बॉकलिंग लोड या क्रीपिंग लोड या क्रिटिकल लोड निकालने का फार्मूला है। यही हमारा जो 4 गो केस था, इससे एल ई की जगह पर रख कर चारों केस में हम लोग लोड को निकाल सकते हैं, जिसमें हमारा एक फिक्स एक एंड को फ्री करते हैं तो ये एल ई की वैल्यू 12 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये पिछला एग्जाम में पूछ चुका है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एक क्रीपिंग लोड निकालने का ये फार्मूला हो जाता है, क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड निकालने का। जहाँ हमारा पी क्या है, तो हमारा पी हो गया यूलर लोड या बकलिंग लोड हो गया, आई मीन मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस, ये लिए हमारा इफेक्टिव लेंथ हो गया, एंड ई हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें और हम लोग नीचे देखेंगे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट। जो यूलर फार्मूला जो हमारा अप्लीकेबल होता है, जो यूलर फार्मूला अप्लीकेबल होता है फॉर ओनली लॉन्ग कॉलम। जो यूलर का एक डिसएडवांटेज यही है कि हमारा यूलर होता है जो ओनली लॉन्ग कॉलम के लिए लागू होता है। और इन दिस फार्मूला में इफेक्ट ऑफ जो क्रशिंग होता है जो नेगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि चूँकि लॉन्ग कॉलम के लिए होता है तो ओनली लॉन्ग कॉलम, तो बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग कॉलम है उस लॉन्ग कॉलम में बेंडिंग क्रशिंग का चांस होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो यूलर जो फार्मूला दिए हैं उसमें क्रशिंग के जो कंसेप्ट हो उसको नेगलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैंकाइन फार्मूला। रैंकाइन फार्मूला हो गया। तो ये रैंकाइन फार्मूला जो यूलर में जो डिसएडवांटेज था उसको रैंकाइन साहब ने दूर किए। तो रैंकाइन साहब ने इनको दूर किया। तो रैंकाइन फार्मूला हम देखते हैं। ये रैंकाइन फार्मूला होता है जो बोथ टाइप ऑफ लोड के लिए किया जाता है, हमारे कॉलम के लिए अप्लीकेबल होता है, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। इसमें इफेक्ट ऑफ जो हमारा क्रशिंग होता है इसको भी कंसीडर करते हैं और बॉकलिंग को भी कंसीडर किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रैंकाइन फार्मूला का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है ये हमारा दिया गया है। ये इक्वेशन जो 1/PR मैंने रैंकाइन लोड, 1/PC मैंने क्रशिंग लोड, 1/P मैंने यूलर लोड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये तीनों दिया गया है इसका इक्वेशन रैंकाइन का। जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो PR है जो रैंकाइन लोड होता है, PC क्रशिंग हो गया, क्रशिंग में सिग्मा C × A हो गया, और P जो हमारा यूलर लोड या बॉकलिंग लोड कहते हैं। तो इसका हम लोग देखते किए हैं यूलर से पाई एक्सवायर आई मीन ई बटे एल ई के एक्सवायर होता है। जब इस फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसको जब एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग द इक्वेशन रैंकाइन इक्वेशन, PR जो रैंकाइन जो लोड होता है PC × PE बटे PC प्लस PE के बराबर हो जाता है। जब हम यहाँ PE से डिवाइड करते हैं तो PC बटे PE प्लस 1 हो जाता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं PC बराबर सिग्मा C × A ले लेते हैं प्लस 1 प्लस यहाँ 1 को आगे ले लेते हैं। उसके बाद PC जो है उसको सिग्मा C × A, और बाकी हमारा जो PE का जो वैल्यू है रैंकाइन लोड का तो यूलर लोड का वो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं पाई एक्सवायर आई एल ई के एक्सवायर। उसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं सिग्मा C बटे A को सेम रह देते हैं 1 प्लस सिग्मा C बटे A को एक साथ लिखेंगे यहाँ। उसके बाद हमारा जो एरिया है ऊपर नीचे कट जाएगा, और क्योंकि हमारा जो आई का जो वैल्यू है यहाँ A के एक्सवायर ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हम देख सकते हैं कि जो रैंकाइन का जो लास्टली फार्मूला हमें मिल जाता है
जो पी रैंकाइन लोड बराबर होता है सिग्मा सी इंटू ए बटे 1 प्लस ए एल ई बटे के होल स्क्वायर, या हम लोग देख सकते हैं सिग्मा सी इंटू ए को हम लोग पी सी लिख सकते हैं, रैंकाइन क्रशिंग लोड लिख सकते हैं, और 1 प्लस ए इंटू ए एस आर को होल स्क्वायर मतलब सेल रेडियस रेशियो के होल स्क्वायर, क्योंकि इक्विवेलेंट लेंथ बटे रेडियस ऑफ डायरेक्शन को हम रेशियो को सेल रेडियस रेशियो कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो यहाँ जो ए हमारा जो है रैंकाइन कांस्टेंट होता है, रैंकाइन कांस्टेंट का जो वैल्यू होती है पाई सिग्मा सी बटे पाई एक्स स्क्वायर ई होता है। उसके बाद हम जब यहाँ देखेंगे वैल्यू ऑफ द ए मतलब रैंकाइन कांस्टेंट के वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। जहाँ हम लोग देखेंगे स्टील के लिए, तो स्टील के लिए जो रैंकाइन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 1/7500 होती है, जबकि टिम्बर के लिए 1/750 होती है, रट आयरन के लिए 1/9000 होती है, कास्ट आयरन के लिए 1/1600 होती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आप टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट और लास्ट टॉपिक है। तो टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में लोग देख कि टॉर्सन क्या होता है। तो टॉर्सन हमारा क्या होता है, तो टॉर्सन इट मीन्स द ट्विस्टिंग ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन इट इज लोडेड बाय ए कपल। जब हम किसी पर कपल लगाते हैं यानी उसको जब ट्विस्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस ए रोटेशन। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दिया गया इसके अबाउट क्या होता है, इसका रोटेशन होता है। जब इस पर हम लोग कोई बीम है, सर्कुलर बीम है, उस पर जब हम लोग टॉर्क टी लगाते हैं तो ये क्या होता है, अपने आप को उठाता है, एक रोटेट करता है। तो ये इस रोटेट किया तो इसमें हम जो टॉर्क लगाए इसके कारण जो इसमें इफेक्ट आया वो वही हमारा टॉर्सन होता है। तो ये हमारा जब नीचे हम लोग देखते हैं जो टॉर्सन होता है, जो हमारा टॉर्सन क्या होता है, टॉर्सन काउजेज ए रोटेशन ऑफ ऑल द फाइबर अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या पोलर एक्सिस। जेड एक्सिस को हम लोग पोलर एक्सिस कहते हैं। इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस यहाँ पर ये हमारा जेड एक्सिस होगा। तो जो हम लोग टॉर्सन लगाते हैं तो इसका जो रोटेशन होता है ऑल फाइबर सभी फाइबर में होता है। ये हम लोग सभी फाइबर में पूरा फाइबर इसका रोटेट करता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग होता है ए प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द ट्विस्टिंग। मतलब कि इसमें ये भी कंसीडर किया जाता है कि पहले ट्विस्टिंग करने से पहले और ट्विस्टिंग करने के बाद जो प्लेन का जो सेक्शन रहता है जो सेम रहता है। नेक्स्ट हमारा है इन केस ऑफ प्योर टॉर्सन वेयर द नो शेयर फोर्स एंड नो बेंडिंग मोमेंट एक्ट। अगर हम लोग प्योर शेयर करते टॉर्सन की बात करते हैं, सिर्फ रोटेशन की बात करते हैं, तो वहाँ ना तो शेयर आएगा नहीं हमारा नो बेंडिंग आएगा। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि टॉर्सन क्या होता है। टॉर्सन क्या होता है, कोई हमारा सर्कुलर शाफ्ट है तो उसमें जब हम लोग कपल लगाते हैं तो टॉर्क लगाते हैं तो उसमें एक रोटेशन आता है उसके ऑल फाइबर में, तो इस घटना को हम लोग टॉर्सन कहते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ टॉर्सन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टॉर्सन में जी थीटा बाई एल होता है, टी बाई जे और टाउ बाई आर होता है। जहाँ पर जी होता है जो सेक्शन मतलब शेयर मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसका जो थीटा होता है जो एंगल ऑफ ट्विस्ट मैंने कितना उठाया कितना एंगल से। एल हमारा लेंथ ऑफ शाफ्ट हो जाता है, शाफ्ट का लेंथ कितना है। उसके बाद टी टॉर्क हो गया। जे हमारा पोलर मोमेंट इनर्शिया होता है जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है। उसके बाद हमारा टाउ होता है जो शेयर स्ट्रेस, आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस या जेड एक्सिस। क्योंकि जब स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट निकालेंगे तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मोमेंट इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस, अगर हम सबसे पहले देखते हैं सॉलिड शाफ्ट को, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें पता है कि जो हमारा मोमेंट इनर्शिया π/64 d/4 π/64 d/4 होता है। तो जो जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट इनर्शिया निकलती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के सम होता है। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये π/32 हमारा हो गया, पोलर मोमेंट इनर्शिया हो गया। ठीक है, आई जेड जिसको जेड भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं होलो शाफ्ट की, तो होलो सर्कुलर शाफ्ट का जो पोलर मोमेंट इनर्शिया होती है जो π/32 d/4 माइनस छोटे d/4 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। तो सर्कुलर शाफ्ट का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम द टॉर्सनल इक्वेशन के अप्लाई करके जी थीटा बाई टी बाई जे और टाउ बाई आर। इससे जब हम ये दो का जब कंपेरिजन करते हैं
ये हमारा दो जो टी वाई जे और टाउ वाई आर को जो कंपेरिजन करते हैं तो टी बराबर टी टाउ जे वाई आर हो जाता है, जहाँ टी बराबर ये जो हमारा टाउ को टाउ ही रख देते हैं, साथ ही साथ जो हमारा जो जे है इस जे की जगह पर पोलर ऑफ मोमेंट इनर्शिया जो हम अभी वैल्यू देखे थे π/32 d/4 उसको पुट करके, और जो आर होता है जो सेंटर से डिस्टेंस तो d/2 रेडियस हो गया। तो इस तरह हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है टॉर्क का टी का जो π/16 d³ टाउ प्राप्त होता है। इस तरह हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट टीएस बराबर π/16 d³ टाउ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉलो शाफ्ट का। तो हॉलो शाफ्ट की अगर बात करते हैं तो हॉलो शाफ्ट का हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा π/16 d³ 1 - k/4 इंटू टाउ, जहाँ जो के जो वैल्यू लेंगे स्मॉल डी बटे कैपिटल डी के रेशियो होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड ऑफ शाफ्ट, मैंने जब हम शाफ्ट को ऐड करेंगे, ऐड करने के दो तरीके हैं। शाफ्ट को अगर हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करते हैं, करने का मतलब हुआ ऐसे, जब सीरीज में ऐड करेंगे ये हमारा शाफ्ट हो गया और उसके बाद हम लोग ये हमारा हो गया, फिर इस पर हो गया। तो जब सीरीज में शाफ्ट को ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो थीटा होती है जुड़ जाती है, जबकि टॉर्क हमारा सेम रहता है। लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं शाफ्ट को, तो पैरेलल कनेक्शन करने का मतलब हुआ कि हमारा शाफ्ट हो गया इसमें और इसी में और हो गया, इसी में और हो गया। तो जब पैरेलल कनेक्शन होगा शाफ्ट को तो उस कंडीशन में हमारा जो थीटा होता है सेम रहता है, जबकि टॉर्क होता है जो ऐड हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट टॉर्क एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो ये हमारा DDA में पिछला बार पूछा था इक्विवेलेंट टॉर्क के फार्मूला। तो इक्विवेलेंट जो टॉर्क टी होता है जो √TX² - MX² होता है, जबकि हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है जो ½ × m प्लस √MX² प्लस TX² होती है, जहाँ हमारा जो टी होता है जो टॉर्क होती है, एम होता है जो बेंडिंग मोमेंट होता है, और टी बराबर π/16 d³ टाउ होता है। उसके साथ ही बेंडिंग मोमेंट होता है जो π/32 d³ सिग्मा बी होता है। और ये हमारा जो टाउ शेयर स्ट्रेस हो गया, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमारा कहाँ से आता है। तो ये हमारा ए वाला फार्मूला है, तो ये तो अभी निकाले ही, जबकि ये हमारा जो फार्मूला होता है जो बेंडिंग इक्वेशन से आता है। बेंडिंग इक्वेशन करने का मतलब कि यहाँ पर लोग जो लगाए थे उससे आता है। बेंडिंग इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो M/Y M/Y बटे सिग्मा B बटे Y और E/R होता है। तो इससे हमारा जब दो का कंपेरिजन करते हैं M और सिग्मा B ये दोनों का, तो हमें बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉर्सनल स्टिफनेस से भी थोड़ा अच्छा पॉइंट है, पूछने लायक है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉर्सनल स्टिफनेस होती है जो T/θ को कहा जाता है। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू पर यूनिट ट्विस्टिंग, तो एक यूनिट ट्विस्टिंग के लिए कितना हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग टॉर्सनल स्टिफनेस कहते हैं। यहाँ टॉर्सनल इक्वेशन जब लगाएंगे Gθ/T/J, तो यहाँ से T/θ का जो वैल्यू हो जाएगा GJ/L आ जाएगा। तो इस तरह हमें GJ/L या T/θ को टॉर्सनल स्टिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी, GJ को कहा जाता है, और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी IU को कहा जाता है या EI को कहा जाता है। तो जब हम टॉर्सनल इक्वेशन Gθ/L और T/J लगाते हैं तो यहाँ पर GJ का जो वैल्यू है TL/θ या GJ का जो वैल्यू है वही GJ हमारा टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है। उसी तरह जब हम बेंडिंग इक्वेशन लगाते हैं M/I E/R, तो यहाँ पर जब हमारा IE का वैल्यू जो होता है या IE हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब इस पर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे ये सर्कुलर शाफ्ट 50 mm डायमीटर है। इट इज रिक्वायर्ड टू द ट्रांसमिट ए टॉर्क फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, फाइंड द हमें सेफ टॉर्क निकालना है विच शाफ्ट कैन बी ट्रांसमिट ये शेयर स्ट्रेन नॉट एक्सीड 40 MPa से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमें सब दिया हुआ है, तो हमें बस निकालना है टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है π/16 d³ टाउ होता है। तो π/16 लेंगे, डायमीटर के वैल्यू हमें 50 दिया हुआ है, उसके बाद जो शेयर स्ट्रेस 40 MPa मतलब 40 Nm/mm² दिया है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो हमारे इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हमें देखेंगे हॉलो शाफ्ट के लिए।
तो हॉलो शाफ्ट के लिए यहाँ है हॉलो शाफ्ट ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर हमें दे दिया 80 एंड 50 mm एंड ट्रांसमिट द टॉर्क एंड व्हाट इज हमें सेफ टॉर्क यहाँ भी निकालना है, जबकि हमें लेवल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस 45 मेगापास्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वी नो डेट जो हॉलो शाफ्ट का जो टॉर्क होता है π/16 DQ 1 - K/4 × टाउ होता है। तो हमारा जो कैपिटल डायमीटर डी हो गया 80 का Q 1 - K, तो स्मॉल डायमीटर बाई कैपिटल डायमीटर होता है, तो 50/80 का पावर 4 और 42। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाता है। तो इस तरह हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में 2 वीडियो में पूरा जो मॉस है जो DDA में पूछेगा वो पूरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।